गुड इवनिंग बच्चों। कल जब गुड इवनिंग सर। हम लोग लास्ट में कर रहे थे तो बात आई थी कि रिटेंटिविटी और कर्सिविटी की। तो बिल्कुल लास्ट था और वो वहीं एडमिन की तरफ से, नॉट फ्रॉम माय साइड, अचानक ये बंद हो गया था। तो वो बात ये थी कि अगर हम ये जो हिस्टेरिसिस चार्ट है, हिस्टेरिसिस कर्व इसे कहते हैं, तो दो मटेरियल के लिए बड़ा ही ज्यादा पॉपुलर रहता है। एक होता है सॉफ्ट आयरन के लिए और दूसरा होता है स्टील के लिए। इधर मैग्नेटाइजेशन और इधर इंटेंसिटी। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। ये कुछ लंबा ज्यादा होता है। ये इसकी रिटेंटिविटी है और ये कर्सिविटी है। तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ये ज्यादा होती है। गुड, लार्ज, बट corrosivity इज स्मॉल। और सॉफ्ट स्टील की अगर देखें तो ये लगभग ऐसा ही होता है। इसकी भी अगर यहाँ शुरुआत करते हैं तो ये जनरली यहाँ से बनाते हैं। तो इसकी भी ये रिटेंटिविटी ऑलमोस्ट उतनी ही होती है, लेकिन ये कुछ ऐसे आता है, ऐसे। तो रिटेंटिविटी इसकी ऑलमोस्ट सेम है। गुड, बट दिस इज लार्ज, कॉर्सिविटी इज लार्ज। तो सॉफ्ट आयरन को डीमैग्नेटाइज करना ज्यादा इजी है। डी डीमैग्नेटाइजेशन इज इजी। ये बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जरा भी अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। और इसको डीमैग्नेटाइज करना एक टफ जॉब है, क्योंकि इसके लिए लार्ज अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो ये जो दो टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं, वेरी ऑफन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए क्रेन है, तो क्रेन में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है और इससे हैवी चीजों को उठाया जाता है। जैसे ट्रेन गिर गई है कहीं, अब उसके डब्बे को इससे उठाया जा रहा है, तो डब्बा इसे चिपक गया। काफी स्ट्रांग मैग्नेट होता है, जहां ले जाना गया था वहां ले गई क्रेन। अब इसको हटाना है,
तो स्विच ऑफ कर देते हैं, ये डब्बा अपने आप गिर जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अगर इसके बदले में ये परमानेंट मैग्नेट होता तो ये डब्बा चपक तो जाता, फिर इसको अलग करने में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती। तो कई जगहें ऐसी भी होती हैं जहां किसी पर्टिकुलर स्पेस में बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन लाना पड़ता है, तो उस जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। करंट बहेगी तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, नहीं बहेगी तो नहीं होगा, और उसके लिए सॉफ्ट आयरन इज यूजफुल। ये सॉफ्ट आयरन के मैग्नेट बनेंगे, क्योंकि इसका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन इजी है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें किसी जगह परमानेंट मैग्नेट चाहिए, काफी समय तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहे, तो फिर परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील ज्यादा अच्छा रहता है। स्टील इज गुड इनफ। इस चैप्टर में तुम लोग एक काम कर सकते हो कि जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज में है, अगर आप सिर्फ उन्हीं को मेहनत करके कर लोगे तो उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले। इसलिए इसमें ज्यादा छांटबीन करके क्वेश्चन की करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि क्लास लगातार इस समय चल रही है, कल भी है, परसों भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसको कि शॉर्ट में बच्चे ईएमआई के नाम से भी बोलते हैं। ईएमआई। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, इवन एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और बहुत ही ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं आपसे बस ये कहूंगा इसमें कि मैग्नेटाइजेशन शुरुआत में ही बताया था कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्राइमरली introduced by steady currents and magnets। और अब आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा कि मैग्नेट्स में भी जो करंट होती है वो ड्यू टू दी स्टेडी करंट्स की होती है, बस इसमें एटॉमिक करंट्स होती हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। एंड देयर इज अनदर वे बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका उल्टा भी लोगों ने सोचा कि जैसे हम करंट से या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं,
तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? और आंसर है यस। और ये दोनों क्राइटेरिया हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसमें दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है माइकल फैराडे और दूसरा है हेनरी। इन दोनों लोगों ने इस पे काम किया। माइकल फैराडे ने मैग्नेट से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया। हेनरी ने इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। और यही दोनों नाम इसमें लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। और ये फैराडेज लॉ के नाम से भी जानकारी है। तो फैराडे ने क्या किया था, एक मैग्नेट लिया था और इसके सामने एक कॉइल ले लिया था। ये कोई कॉइल है और उन्होंने देखा कि जब मैग्नेट को इस कॉइल के सामने आगे पीछे मूव कराते हैं तो उन्होंने लगा रखा था ये इस तरीके से गैल्वेनोमीटर कॉइल से थ्रू, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाती है। और करंट हो रही है मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। यानी अब ये मैग्नेट तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड ही देगा और चूंकि मैग्नेट के मूव करने से कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बाय द मैग्नेट। तो ये फैराडे की कहानी थी। तो फैराडे ने यहाँ पर अपने साथी न्यूमैन के साथ मिल करके रूल दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉइल है, if there is some coil and we change the magnetic flux through it, then an EMF is generated. Then an EMF is generated. इसमें EMF प्रोड्यूस होता है और इसके बारे में दो रूल भी दिए उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो EMF प्रोड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ -N/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। यहाँ ये ध्यान रखिए कि जैसे ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। दैट इज जस्ट एनालॉग टू B.DA, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और अगर इस कॉइल में n टर्न्स हैं तो अगर n फाई निकालते हैं तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो अगर n को अंदर ले जाएंगे तो ये फ्लक्स लिंकेज का चेंज हो जाएगा। माइनस साइन ये इंट्रोड्यूस करता है कि डेवलप्ड ईएमएफ एक तरीके से जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जैसे सपोज हम मैग्नेट को पास ला रहे हैं
तो डेवलप्ड ईएमएफ की वजह से कुछ ऐसा होगा कि अपोज होगा, ये मैग्नेट के पास होने का अपोज होगा। तो ईएमएफ will be such a way in such a way to oppose cause. तो इन शॉर्ट यही मेरे पास फैराडे लॉज यही है, वेरी सिंपल लॉ, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और इसके यूज करते हैं, इसको देखिए कैसे यूज कर सकते हैं। फ्लक्स बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है, बी डॉट डी ए या ई डॉट डी ए। तो ये मेरे पास जो फैराडेज लॉ था, E is equal to माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो ये तो रेट ऑफ चेंज है। और सपोज अगर कोई कॉइल है किसी तरीके का और इसमें मैंने फ्लक्स में चेंज कर दिया, फाई 1 से फाई 2 फ्लक्स हो गया इन डेल्टा टी टाइम, तो जो एवरेज ईएमएफ होगा वो माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होगा। तो हमारे जो शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं सिंपल, वो मोस्टली इन्हीं पर बेस्ड रहते हैं। कि कोई कॉइल है उससे फ्लक्स है चेंज किया, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक ये सपोज एक स्मॉल कॉइल ले लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स आप किसी तरीके से चेंज करो, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डी ए, तो ये बनेगा बी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो आप बी चेंज करो तो भी फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज करो तो भी फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज करो तो भी फ्लक्स चेंज होगा। इन दैट केस ईएमएफ बनेगा। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। सपोज ये एक कॉइल है बट इट इज नॉट क्लोज्ड, कॉइल नॉट क्लोज्ड, और मैं इसमें मैग्नेट को इसके पास ले आता हूँ और सपोज ये कॉइल है, ये क्लोज भी है लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अब दोनों में क्या है कि जब तुम इसको लाओगे तो मैग्नेट की क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी इज गिवन बाय मैग्नेट। और जब मैग्नेट को मूव करोगे तो बी चेंज भी होगी, तो फ्लक्स विल चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज। और जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो बेटा ये हर तरीके के कॉइल में चेंज होगा, वो क्लोज हो या ना हो। अब ये प्लास्टिक का है जो नॉन कंडक्टिंग है तो भी फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों मीडियम पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये वैक्यूम में भी क्रिएट हो जाती हैं जहां कुछ नहीं होता।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और एरिया वेक्टर तो इमेजिनरी है, किसी भी सरफेस का हो सकता है। तो अगर आप मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे हैं, तो फ्लक्स तो चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ भी जनरेट होगा। ईएफ क्यों जनरेट होगा? ईएमएफ इसलिए जनरेट होगा कि ईएमएफ इज ए वोल्टेज और डी फाई बाई डी टी या डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली मैग्नेट के मूव करने से, फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और ईएमएफ आ जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर मीडियम में डेवलप हो जाती है। तो ये कॉइल क्लोज हो या ना हो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, फ्लक्स हमेशा चेंज होगा, ईएमएफ हमेशा जनरेट होगा। बट करंट जो इसमें होगी, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, इस ईएमएफ को जो डेवलप हो रहा है उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। बट करंट विल बी देयर इफ वायर इज कंडक्टिंग एंड क्लोज। तो मैग्नेट को पास लाने में इसमें कोई करंट नहीं बनने वाली है, क्योंकि ये वायर ओपन है। करंट हमेशा क्लोज लूप में बहती है। इसमें भी कोई करंट नहीं बहने वाली है, क्योंकि ये कंडक्टिंग नहीं है। अगर ये कॉपर का वायर कॉइल होता तो उसमें करंट फ्लो करती। तो ये ओपन क्लोज होना या मटेरियल में ये करंट डिपेंड करती है। ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्रिएट हो जाते हैं। तो दैट इज वन पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमने, सपोज ये कॉइल है और ये कंडक्टिंग भी है, मतलब करंट फ्लो कर सकती है। मैं कोई मैग्नेट को मूव करा रहा हूँ, मतलब इसके थ्रू फ्लक्स चेंज करा रहा हूँ। तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड n डी फाई बाई डी टी। और अगर इस कॉइल का, इस वायर का रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस R है, तो इंड्यूस करंट इसमें बहेगी, क्योंकि हमने कंडक्टिंग और क्लोज लूप लिया है। तो I इज इक्वल टू E बाई R, दैट इज N बाई R डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ ये था, इतनी करंट फ्लो करेगी। और ये करंट अगर रेट ऑफ चेंज या फ्लक्स ज्यादा है तो ज्यादा होगी। यानी अगर मैग्नेट को हम फास्ट ले जाएंगे तो इसमें से ज्यादा करंट फ्लो करेगी, अगर स्लो ले जाएंगे तो कम करंट फ्लो करेगी। और जब करंट फ्लो करती है तो चार्ज फ्लो करता है। तो वी नो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो सपोज मैंने ये स्मॉल टाइम के लिए चेंज किया, तो चार्ज पास डी क्यू इज इक्वल टू एन बाई आर डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी। तो डी टी कैंसिल हो गया, तो एन बाई आर इंटू डी फाई। तो ये जो फ्लक्स के चेंज करने से जो चार्ज फ्लो करता है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। अगर कम समय के लिए चेंज करोगे और जल्दी रेट होगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगी, और स्लो करोगे तो स्लो करेगा। जैसे तुम इस मैग्नेट को इस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक अगर स्लो, धीरे धीरे लाओ तो करंट विल बी देयर, बट करंट कम होगी, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज स्मॉल। और कुछ चार्ज पास होगा, वो करंट इनटू टाइम मिलेगा। अगर आप यहीं पे फास्ट ले आओ तो करंट ज्यादा होगी, लेकिन चार्ज उतना ही फ्लो होगा, क्योंकि अगर ये फास्ट लाओगे तो टाइम इसमें लाने में कम लगेगा। तो करंट ज्यादा होगी फास्ट लाने पर,
लेकिन वो कम समय के लिए फ्लो करेगी। तो जो टोटल चार्ज फ्लो कर जाएगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने फ्लक्स कितना चेंज किया। अब अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर वन, कुछ डायरेक्शन बेसिस पर होते हैं, डायरेक्शन बेसिस पर होते हैं, और कुछ कैलकुलेशंस पे होते हैं। सर अगर एंगल चेंज करें? किसी भी तरीके से आप फ्लक्स चेंज करो। अभी हम सब तरह के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल करके। किसी भी तरीके से, एनी हाउ यू हैव टू चेंज फ्लक्स थ्रू द कॉइल। डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है। और एक मैं लेंज लॉ भी बता दूं पहले, लेंज लॉ। और लेंज लॉ वही है, बस ये लेंज ने बताया था, इंड्यूस करंट के टर्म में बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the cause by which it is produced. तो चलो एक पहला सिंपल इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये कॉइल है और करंट भी इसमें फ्लो ही करेगी, और इसमें एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम इस तरफ v वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, और हम भी इधर से ही देख रहे हैं। तो पता करना है कि इसमें अगर हम इसकी स्पीड को तेज कर दें, स्पीड को बढ़ा दें, और अगर स्पीड को रिवर्स कर दें, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। तो पहले तो देखो, ये इसका नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो ऐसे है, ये मैग्नेट की फ्लक्स लाइंस ऐसे चलती हैं। तो अब मैं जरा कॉइल को सेलेक्ट कर लेता हूं, और देखो सपोज ये मैग्नेट फास्ट हो रहा है, तो ओके, लेट मी मेक ए कॉइल लाइक दिस। ठीक है, आई कैन सेलेक्ट दिस। तो सपोज ये कॉइल पास में ऐसे जा रहा है, यूं जा रहा है, तो फर्क क्या पड़ रहा है? अब एक ही बात है, कॉइल पास में जाए या मैग्नेट पास में जाए। अगर मैग्नेट चलेगा तो भी ये जो फिगर है इसको भी कर सकते हैं। सपोज ये कॉइल है और मैं इतने को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉइल ही चला देते हैं, और सपोज ये कॉइल चल रहा है। तो पहले ये कॉइल दूर था, अब ये कॉइल पास में जा रहा है।
क्या फर्क पड़ रहा है बताओ। इससे पास होने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ रही हैं, और इतना तो हम लोग यार जानते ही हैं, अब एकदम बच्चे तो तुम लोग नहीं हो, कि जो फ्लक्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट। तो अगर आप इसमें पास में ले जाएंगे तो फ्लक्स विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ता है तो चेंज तो हो ही रहा है, और स्पीड ज्यादा होगी तो रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगी, कंडक्टिंग कॉइल है, क्लोज है, और अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली करंट विल इंक्रीज। और डायरेक्शन देख लीजिए क्या होगी, डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरीके से देख सकते हैं। अगर ये मैग्नेट पास में जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और इस डायरेक्शन वाली फील्ड यहाँ पे बढ़ रही है, तो कॉइल की कोशिश होगी लेंजला से ये फील्ड ना बढ़ने पाए, और अब ये तो पास ही आ रहा है, इसको तो रोक नहीं पाएगा कॉइल, तो ये क्या करेगा कि करंट ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, कॉइल से जब करंट फ्लो करती है तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कि कॉइल में करंट की वजह से जो फील्ड डेवलप हो वो इसकी अपोजिट हो, तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। तो इधर की फील्ड के लिए अगर आप देखना चाहें तो इधर की फील्ड के लिए करंट इसमें क्लॉकवाइज होनी चाहिए, अगर आप इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज फील्ड, इधर से अगर आपको करंट क्लॉकवाइज फ्लो करती हुई दिखेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की इधर होगी, पहले वाले के अपोजिट। तो अगर इधर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। अब यहाँ पे ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक क्वेश्चन है, कि कह दिया जाए, जनरली लोग यही पूछ देते हैं कि करंट क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, इफ यू ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू ए कॉइल देन प्रोड्यूस करंट विल बी, नॉर्थ पोल पास में जा रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर तो दिया नहीं है, तो जाहिर है ब्रिंग ए मैग्नेट, यानी तुम ही मैग्नेट ले जा रहे हो, तो मैग्नेट की तरफ से ही देख के आंसर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। और अगर कुछ क्वेश्चंस में दे देते हैं मैग्नेट को कोई ला रहा है, देख इधर से कोई रहा है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी इधर से वो क्लॉकवाइज दिखेगी, इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी अगर मैग्नेट पास में जाएगा। तो ये तो फील्ड की वजह से हमने बताया, और ऐसे भी तुम लोग देख सकते हो कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रही है तो जिधर से क्लॉकवाइज दिखती है उधर साउथ पोल होता है, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखती है उधर नॉर्थ पोल होता है। तो अगर आप मैग्नेट को इधर ले जाओगे, नॉर्थ पोल को पास ले जाओगे, तो कॉइल नॉर्थ पोल के पास आने को अपोज करेगी, तो जब ये अपोज करेगी तो इधर नॉर्थ पोल बनना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन होता है, तो भी इधर से एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज है तो उधर से क्लॉकवाइज होगी। तो चाहे ये पोलैरिटी से इसको डायरेक्शन निकाल लो और चाहे फ्लक्स के हिसाब से निकाल लो। अब अगर इस स्पीड को रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब है नॉर्थ पोल को पास ना ले जाके दूर ले जाए, तो इसमें करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अगर दूर ले जाओगे तो फ्लक्स कम होगा, तो ये फील्ड कम होगी, जब फील्ड कम होगी
तो इसी डायरेक्शन में ये फील्ड चाहेगा, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज इधर से क्लॉकवाइज हो जाएगी। या ऐसे समझ लो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो इसे तो अपोज करना है। जब पास आ रहा था तो आने नहीं दे रहा था, तो रिपल्शन के लिए इधर नॉर्थ पोल बना, यानी इधर से एंटी क्लॉकवाइज थी। अब दूर जा रहा है बेचारा, तो दूर भी नहीं जाने देगा, तो अट्रैक्ट करेगा, तो इधर साउथ पोल बनेगा, तब इधर से क्लॉकवाइज उधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। इसी तरीके के ये क्वेश्चन बड़ा अपने टेस्ट पेपर में आता है कि ये एक करंट फ्लो कर रही है आई, और ये कोई कॉइल है। तो अगर इस करंट को हम बढ़ाएं तो कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो अगर इधर करंट फ्लो कर रही है तो इसकी वजह से फील्ड इधर वर्टिकल अपवर्ड होगी। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल लगा के निकाल सकते हैं। और अगर ये करंट बढ़ती है तो ये फील्ड बढ़ेगी, और अगर ये फील्ड बढ़ती है तो लेंजला तो इसको अपोज करेगा, तो इसकी फील्ड हमारे पास इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, क्योंकि क्लॉकवाइज की फील्ड इनवर्ड होती है। तो जब आप इसमें करंट बढ़ाएंगे तो इसमें अपवर्ड वाली फील्ड बढ़ेगी, उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। अगर आप इस करंट को रिड्यूस करेंगे तो ये अपवर्ड वाली फील्ड रिड्यूस होगी, रिड्यूस भी नहीं होने देना चाहती, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब इसका एक मिलता जुलता एक क्वेश्चन और लेते हैं। यही कॉइल है, लेकिन एक चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग। अब इसमें इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगी? तो हमें मालूम है कि चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसकी भी डायरेक्शन वगैरह ये सब हम लोग निकाल सकते हैं। तो चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव इधर है तो करंट इधर है, तो इसकी भी फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन चार्ज पार्टिकल की वजह से, जैसे इसके सेंटर पर अगर हम फील्ड निकालने की कोशिश करें तो फील्ड होती है μ0/4 पाई QV sin थीटा अपॉन r²। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, करंट एलिमेंट वेक्टर QV वेक्टर इधर है V, और ये ऐसे मिलाया, तो चार्ज पार्टिकल पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया। तो दो चीजें हम देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल मान लो θ1 था, एक यहाँ पे θ2 था। तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो थीटा भी बढ़ा, यानी साइन थीटा बढ़ जाएगा, और r की वैल्यू कम हुई। तो दोनों ही फैक्टर इस फील्ड को बढ़ाएंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो डेफिनेटली इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, क्योंकि बाय द लेंज लॉ फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ता है, और ये नहीं चाहता कि फ्लक्स बढ़े, तो ये अपोजिट डायरेक्शन की फील्ड दे करके रिड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन यहां से पिक्चर चेंज होगी। सपोज चार्ज पार्टिकल इज हियर at this perpendicular distance, angle is 90 and distance is minimum। अगर वो इसके आगे जाने लगता है, जैसे मान लो ये A से चला B पर आया, यहां तक फील्ड बढ़ रही है, यहाँ पर मैक्सिमम है, इसके आगे जाएगा तो रेडियस वेक्टर फिर बढ़ने लगेगा, एंगल और बढ़ेगा 90 से, लेकिन अब 90 से 180 तक साइन थीटा डिक्रीज होता है। तो यहां तक तो फील्ड बढ़ेगी ये वाली, और करंट इसमें क्लॉकवाइज बहेगी, इंड्यूस करंट। लेकिन इसके आगे जाने पर हमारे पास ये वाली फील्ड रिड्यूस होने लगेगी वह चार्ज की वजह से, और रिड्यूस होने से फिर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। यानी चार्ज पार्टिकल जब तक A से B तक आया है
तब तक इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज रहेगी, फिर बी से आगे जाने पर इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। तो ये छोटे छोटे हमारे पास ये स्टेप्स हैं जो डायरेक्शन की वजह से पूछे जाते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखिए, एक दो क्वेश्चन मैं उसका भी लेता हूं, कैलकुलेशन वाले, ये तो डायरेक्शन निकालने वाले थे। वो कहते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, सपोज इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। B इज इक्वल टू कुछ मान लीजिए 10 टेस्ला मान लीजिए, और यहाँ पे एक स्क्वायर कॉइल है, इसकी साइड मान लीजिए 1 मीटर मान लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन में है, कॉइल यहाँ पे था और 0.1 सेकेंड में कॉइल को आउट कर दिया गया फील्ड से, मतलब 0.1 सेकेंड में इसको फील्ड से बाहर निकाल दिया गया। तो पता करना है कि इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, या अगर इसका रेजिस्टेंस दिया है तो करंट कितना इंट्रोड्यूस हुआ। तो बहुत ही सिंपल है, फाई वन निकाल लीजिए, बी इंटू ए, तो 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 10 हुआ। और चूंकि ये निकाल दिया गया है तो फिर 0, क्योंकि अब ये नॉन मैग्नेटिक रीजन में पहुंच गया है। तो ईएमएफ बराबर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा फाई है -10 और डेल्टा टी है 0.1, तो -100 वोल्ट का ईएमएफ इसमें जनरेट हो जाएगा। बट दिस इज एवरेज ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ नहीं है। इस तरीके से वेरियस केसेस हो सकते हैं, उसमें आप समझ लीजिए कि जो फ्लक्स होता है वो बी ए कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल बाहर निकाल दिया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रोटेट कर दीजिए, कॉइल को हमने टर्न कर दिया, ये ऐसे था और 90 डिग्री टर्न कर दिए तो थीटा बदलेगा। तीसरा होता है शेप बदल दीजिए, 0.1 सेकेंड में ये रेक्टेंगुलर से ट्रायंगुलर शेप में बदल दिया। तो चलो यही वाला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, और इसमें एक एल लंबाई का स्क्वायर था, एल लंबाई का स्क्वायर था, और इसमें करंट वारंट नहीं फ्लो कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है। और डेल्टा टी टाइम में इसका हुलिया बिगाड़ दिया गया, इसको स्क्वायर शेप से इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बदल दिया। तो पता करना है कि इसमें एवरेज ईएमएफ कितना डेवलप होगा, व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ। चलिए, वेटिंग फॉर योर आंसर।
बहुत ही सिंपल सा केस है। जो इनिशियल फ्लक्स था, देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो आउटवर्ड नॉर्मल ही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये आउटवर्ड नॉर्मल है, तो इनिशियल फ्लक्स φ1 बराबर हो जाएगा b इंटू एल स्क्वायर माइनस में, और φ2 बराबर फिर माइनस b, और इसका एरिया देखो क्या होगा। एक्चुअली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सपोज इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो इसका एरिया होता है √3/4 a square, where a is side of this triangle. हाफ बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, ये हाफ बेस तो a/2, और हाइट ये है तो a√a sin60 a√3/2, तो ये आ जाएगा। और चूंकि स्क्वायर को ट्रायंगल में बदला गया है तो पेरीमीटर नहीं बदलेगा, तो 4l इज इक्वल टू 3 है, 4l इज इक्वल टू 3 है, तो a इज इक्वल टू 4/3l, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9l स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। तो न्यू फ्लक्स हो गया मेरे पास b, ये 4 कट जाएगा, 4√3l स्क्वायर अपॉन 9। तो EMF विल बी डेल्टा φ/डेल्टा t, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो BL स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 4√3/9 अपॉन टाइम डेल्टा t हो गया। तो ये EMF डेवलप होगा। अगर इसमें n टर्न्स होते तो यहाँ n से और मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये मेरे पास फ्लक्स वाली बात है। नेक्स्ट, ये मान लीजिए एक सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 100 है। करंट अभी हम देते हैं, सपोज करंट इज t स्क्वायर है, करंट इज वेरिंग विथ टाइम, और कॉइल पे एक छोटा सा स्मॉल 1 mm साइज का स्क्वायर कॉइल रखा हुआ है। तो इसमें पता करना है कि t बराबर 2 सेकंड पर EMF कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, करंट अगर सोलिनॉइड में फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो फ्लक्स इज इक्वल टू B कितना है, B तो सोलिनॉइड वाली होगी, तो म्यू नॉट N I का मतलब T स्क्वायर, और इंटू एरिया इसका 1 mm स्क्वायर है, तो 10⁻³ का स्क्वायर मीटर क्यूब है। तो d∅dt क्या बना, ये बना 100 म्यू नॉट इंटू 10⁻⁻6 2t, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 म्यू नॉट t, ये d∅dt है। और यही E बराबर होता है -n d∅dt। तो n तो दिया नहीं है, मतलब एक ही टर्न है, तो n बराबर 1 ले लेंगे, और -2 इंटू 10⁻⁻4 म्यू नॉट और t,
अब 2 सेकंड पर ईएमएफ चाहिए तो टी की जगह 2 रख देंगे, टी की जगह 2 -2 इंटू 10⁻⁻⁴ और इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और टी की जगह 2, इतने वोल्ट का ईएमएफ हो जाएगा। ईएमएफ कम डेवलप हो ज्यादा डेवलप हो ये कोई मैटर नहीं करता है, बस डेवलप होना चाहिए। ओके, तो ये मेरे पास लेंज लॉ और फैराडेज लॉ के एग्जाम्पल थे। इसमें कई बार बड़ा ही प्लेन क्वेश्चन आ गया, कह दिया कि किसी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स T² e⁻⁻T है, तो बताइए कि ईएमएफ कितना होगा। तो यहाँ तो सीधे सीधे वो यही जानना चाहता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू -N/d∅/dt, और जब भी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन ना हो तो मान लो यूनिट टर्न का है तो -n की जगह 1 ले लिया d/dt T² e⁻⁻t। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t e⁻⁻t और प्लस T² e⁻⁻t इंटू -1, तो ये बन गया T² e⁻⁻t और -2t e⁻⁻t, तो t e⁻⁻t कॉमन ले लिया तो t-2, तो ये मेरे पास ईएमएफ आ गया है। मुझे याद है ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया था और कह रहे थे कि किस समय कॉइल में करंट 0 होगी। तो करंट विल बी 0 when E is equal to 0। हाँ हेलो, घर ही पे है। हाँ फ्री ही है। तो E इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के बराबर कर दो तो ये 2 समय 0 होगी। मतलब E बराबर 0 का मतलब है T⁻⁻t t-2 बराबर 0, तो या तो T बराबर 0 होगा या T बराबर 2 सेकेंड होगा। ये वाला टर्म कभी एक्सपोनेंशियल टर्म 0 नहीं होता है, तो ये फ्लैट पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे जरा ओरिजिनल क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए, ये कॉइल फिक्स था और हम मैग्नेट को चला रहे थे, ऐसे। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर हम मैग्नेट को फिक्स रखें और कॉइल को चलाएं, इधर चलाएं या इधर चलाएं, क्या होगा? ईएमएफ वगैरह जनरेट होगा कि नहीं होगा? सेम प्रोसीजर है, हम मैग्नेट को नहीं चला रहे हैं और कॉइल को चला रहे हैं। होगा, जनरेट होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, और उसी फॉर्मूले से हम लोग कर भी सकते हैं, उसी मेथड से। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इन दोनों फिनोमेनन में रिजल्ट सेम है, रिजल्ट इज सेम। मतलब आप कॉइल को चलाइए या मैग्नेट को चलाइए, ईएमएफ विल बी जनरेटेड, but mechanism are different, mechanism are different।
मतलब दोनों को एक ही मैकेनिज्म से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो कॉइल चल रहा है और मैग्नेट स्टेशनरी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग एंड वी आर मूविंग ए कॉइल विद इन इट। ये मोशनल ईएमएफ में आता है। और यहाँ पे ये कॉइल है और मैग्नेट चल रहा है, तो कॉइल इज स्टेशनरी, इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो ये फैराडेज लॉ में आता है। रिजल्ट दोनों का सेम है। और अगला टॉपिक हमारा यही है, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ एक दूसरी टाइप की चीज है। तो सपोज कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर इनवर्ड फील्ड मान लीजिए, ये फील्ड हमने मान ली। और यहाँ पर हम एक रॉड ले लेते हैं, कंडक्टिंग रॉड। ये मान लीजिए कंडक्टिंग रॉड ले ली। इस कंडक्टिंग रॉड को ऐसे रखा और इसको वेलोसिटी मैंने दे दी ऐसे परपेंडिकुलर टू दी रॉड, ये भी परपेंडिकुलर टू दी रॉड भी। और रॉड की लंबाई मैंने एल मान ली। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें मैंने सुविधा के लिए ये तीनों ही परपेंडिकुलर ली हैं। रॉड की लंबाई एल, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मेरे पास रॉड के। तो अगर हम तीन एक्सिस मान लें, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ऊपर की ओर वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस अपवर्ड होगी, तो जेड एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हमारे पास जो रॉड की लेंथ है, लेंथ इज अलोंग वाई एक्सिस। तो सपोज ए बी लेंथ मान रहे हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं, तो एल वेक्टर इज एल जे एंड वेलोसिटी वेक्टर इज वी आई और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज बी माइनस के। ये निगेटिव है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अब यहां पर जब रॉड मूव करती है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन रॉड मूव्स। तो इसी सिचुएशन में देख रहे हैं, ये कंडक्टिंग रॉड है, तो इसमें डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कंसीडर है फ्री इलेक्ट्रॉन, एक बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर से नीचे पूरे मटेरियल में एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में भरे होंगे। और इस समय चूंकि कोई वोल्टेज वगैरह लगा हुआ ही नहीं है, तो इवन इफ दे आर इन रैंडम मोशन बट देयर इज नो ड्रिफ्टिंग, तो वी कैन अज्यूम इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। अब तुमने रॉड को v वेलोसिटी से चलाना शुरू किया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर v वेलोसिटी से चलने लगे, और अब इस इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक, Fm इज इक्वल टू माइनस ई v क्रॉस b।
तो माइनस ई वी और बी इज बेसिकली, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख ही दे रहे हैं पूरा, माइनस ई और वी था वी आई और बी था बी माइनस के। तो ई वी बी बन गया और आई क्रॉस के, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और आई क्रॉस के माइनस जे हो गया। तो यानी इन इलेक्ट्रॉनों पे जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी along the rod length downward, और ये सभी पे लग रहा है। और इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर शिफ्ट करने लगेंगे। जो ऊपर होगा वो नीचे आएगा, जो नीचे होगा वो और नीचे आएगा, जो यहाँ वाला होगा वो नीचे जा नहीं सकता है, तो यहाँ पे ये यहीं पे रहेगा, ये जा ही नहीं सकता है नीचे, नीचे की ओर फोर्स लगा। और यहाँ वाला जो नीचे चलेगा तो ऊपर कोई आ नहीं सकता है। तो क्या होगा कि रॉड के ऊपर वाले पोर्शन से, ये चलने के सिचुएशन बताते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन की लैकिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक जो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो लोकल डेंसिटी है वो कम होने लगेगी और यहाँ पे बढ़ने लगेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। अभी तक सब जगह भाई इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी ना थे, करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन्स भी थे, क्योंकि मैटर में तो एटम्स रहते हैं। तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पलायन करने लगे, स्केप करने लगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब एक तरीके से पोलराइजेशन शुरू हो गया। और जब ये पोलराइजेशन शुरू हो गया तो जो न्यूली इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अभी नीचे नहीं पहुंचे हैं, बीच में है, तब उन पे दो फोर्स लगने लगेंगे। एक नीचे की ओर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा एफएम, और एक ऊपर की ओर फोर्स लगने लगेगा क्यूई। ये फोर्स ऊपर की ओर होगा, नीचे पॉजिटिव, नीचे निगेटिव चार्ज है। तो ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन से जो फील्ड बनेगी वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रही है और देयरफॉर निगेटिवली चार्ज पर ये क्यूई, जिसको कि हमें ई लिखना चाहिए, तो चलो इसको ई के टर्म में लिख देते हैं, ये माइनस ई बन जाएगा। अब ठीक है, ई की डायरेक्शन नीचे, ये फोर्स ऊपर, तो इस पे ये दो फोर्स लगने लगे। अब मुश्किल हुई, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो ये पहले तो थी नहीं, एक्यूमुलेशन से डेवलप हुई है। तो शुरुआत में जब एक्यूमुलेशन कम होगा तो ये वीक होगी और मैग्नेटिक फोर्स हावी रहेगा, तो ये नीचे चलता रहेगा, ये नीचे चलता रहेगा, एक्यूमुलेशन बढ़ता रहेगा। और एक सिचुएशन ये आएगी, और नीचे एक्यूमुलेशन बढ़ने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो एक सिचुएशन ये आएगी कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एफएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफई बराबर 0। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिखते हैं एफएम कितना होगा, माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, और ये हो जाएगा माइनस ई इंटू ई बराबर 0। अब यहां से आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ये उधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई से, तो ई कट जाएगा माइनस वी क्रॉस बी। ये
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा। V क्रॉस B अगर आप निकालो तो यही डायरेक्शन आएगी, देख लेना। अब तुम ऐसे चल रहे हो अगर, तो सपोज यहां से चल रहे हैं और इधर चल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक से dV/dr इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू ER होता है। तो सपोज यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पोटेंशियल इधर बढ़ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के जाने में पोटेंशियल घटता है। और अगर डायरेक्शन वाइज चलना चाहो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये वाली डायरेक्शन लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन, तो माइनस dV। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो डेल्टा V लिख देते हैं। माइनस इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट ले रहा है, तो VB माइनस VA बाई L इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस B। तो बस ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू L। और V क्रॉस B क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो V इंटू B इंटू साइन 90, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू BLV। और ये पॉजिटिव आया है, यानी इधर की डायरेक्शन इस पोटेंशियल की ज्यादा होगी। यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का कम होगा। वैसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है तो यहाँ का कम ही होगा। तो ये जो वोल्टेज डिफरेंस डेवलप हुआ है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से डेवलप हुआ है, इसलिए इसको मोशनल EMF कहते हैं, BLV। अब पूरी कहानी क्या बनी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड थी और इसमें ये रॉड ऐसे चल रही है इधर V वेलोसिटी से, तो इसके चलने की वजह से इस एंड और इस एंड के बीच में एक मोशनल EMF डेवलप हो जाएगा। ये A है, ये B है, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू BLV। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, हमने स्पेशल केस लिया है, तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इसको मोशनल EMF कहते हैं। और हम लोग इसको ऐसे करते हैं, सपोज अगर इसको एक किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो दिस इज बिहेविंग लाइक EMF, और यहाँ का वोल्टेज ज्यादा है, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो करंट सेल से जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव पे एंड होती है, तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट ऐसे बहेगी, वाइल दिस रॉड में करंट ऐसे बहेगी इस डायरेक्शन में। और फिगर में हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये ऐसे है, ये करंट है, और इस रॉड को एक EMF से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, E इज इक्वल टू BLV। ये AB, this rod is equivalent to a cell with positive terminal at B, ये BLV। अब यहाँ पे कई क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमें मालूम है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड थी,
और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया इस तरफ, तो वेलोसिटी है, तो ये सर्किल में क्यों नहीं घूमा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर फील्ड के परपेंडिकुलर आती है, जो कि है यहाँ पर, तो ये सर्किल में पार्टिकल चलता है, तो ये सर्किल में नहीं चल रहा है। कायदे से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होती और यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता और इसको इधर हम वेलोसिटी दे देते, तो ये वेलोसिटी देने पे ऐसे घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है। ये सर्किल पे क्यों नहीं घूम रहा है, ये स्ट्रेट क्यों आने लगा? पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई नॉट सर्किल? सेकंड ये है कि ये तो मैंने स्पेशल केस ले लिया जिसमें तीनों परपेंडिकुलर थे, लेकिन इन जनरल हम लोग क्या कर सकते हैं? सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ले ली, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें वायर भी थोड़ा सा ऐसा ले लिया, टेढ़ा मेढ़ा। और सपोज इसको v वेलोसिटी से चलाया ऐसे। हाँ हाँ, स्वास्थ्य अपार्टमेंट। हाँ, अरे अमेया हॉस्पिटल के ठीक सामने वाली गली है, अमेया हॉस्पिटल नया बना है ना रामा वालों का। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये वायर भी नॉट ए स्ट्रेट लाइन है। न तो ये फील्ड के परपेंडिकुलर है, ना ही स्ट्रेट है। और सपोज रॉड के डिफरेंट पोर्शन की वेलोसिटीज भी डिफरेंट है, मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा है, तो क्या करें? बस वही करें। क्या करते हैं, इसका डिटेल फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं क्या करना है। इसके छोटे छोटे सेगमेंट ले लेंगे और फिर वही अपना अप्रोक्सीमेशन, भले ही ये वायर स्ट्रेट ना हो, लेकिन इसका छोटा सा जो डीएल एलिमेंट है, सपोज वी आर मूविंग ए टू बी, जो डीएल एलिमेंट है वो स्ट्रेट माना जा सकता है, भले ही अलग अलग पोर्शन की वेलोसिटी v हो, अलग अलग हो,
लेकिन ये छोटा सा सेगमेंट है तो इसकी एक वेलोसिटी v मानी जा सकती है। और इवन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, लेकिन इस छोटे से पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म मानी जा सकती है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए छोटा एलिमेंट। छोटे होने के बहुत एडवांटेज होते हैं, आप लोग भी छोटे होंगे तो ऐसे बहुत एडवांटेज मिलते होंगे। तो व्हाट विल, मैं PQ मान लेता हूं और मैं डेल E निकालूंगा, और इसमें वो सारे रूल लग सकते हैं जो स्ट्रेट वायर की वजह से ट्रांसलेशनल वेलोसिटी में लग सकते हैं। तो इसी को हम लोग कल निकालेंगे। कल क्या निकालेंगे? कल तो टाइम टेबल में मैं देख रहा हूँ मेरी क्लास नहीं है, कल मिश्रा जी की क्लास होगी, तो जब नेक्स्ट टर्न होगा तो इसी को निकालेंगे। सर और अपना फिर जब कॉन्टैक्ट इसको नंबर दे निकाल दीजिए। लेंगे तो इंटीग्रल A to B, ये DE, इसको हम कर देंगे तो ये VE माइनस VA हो जाएगा। हाँ बताओ बेटा। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, बात करना है आपसे। कांटेक्ट नंबर मेरा ग्रुप इन्फो में तुम ले सकते हो, उसमें होगा। ठीक है तो। वैसे मैं बता भी दे रहा हूँ, कोई मनाही नहीं है। आप लोगों से कांटेक्ट तो होता ही रहता है, प्रॉब्लम भी पूछते रहते हो। तो 9839566366 एवरीवेयर अवेलेबल है मेरा नंबर। तुम लोगों नहीं, की जो ग्रुप इन्फो है उसमें भी अवेलेबल है। हमें लगा वो व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर सब एक ही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आज के टेस्ट का क्वेश्चन पूछे? पूछ लो, वैसे टाइम सर हो चुका है। सर ग्रुप में भेजा है क्वेश्चन विकास होने पे। ग्रुप में भेजा है? किस ग्रुप में भेजा है बेटा? विकास। विकास ग्रुप में भेजा है। बेटा इसमें तो कोई केमिस्ट्री का है। द अमाउंट ऑफ, ये तो कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन भेजा। अच्छा बाद में, हम बाद में देख रहे हैं सर, ये क्वेश्चन है। बेटा इसका आंसर चेंज करा दिया है हमने। buoyancy will be less in water at 0 degree Celsius than in water at 4 degree Celsius। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, मैंने फर्स्ट करवा दिया है इसे। ओके सर, थैंक यू, यही पूछना है।